नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए शैडो गॉड की एक नई और धमाकेदार कड़ी लेकर। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस कहानी की हर नई कड़ी रोज़ रात को इसी समय आएगी, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो चलिए, आप बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहाड़ी जंगलों में पक्षियों की चहचहाट और कलरव गूंज रहा था। खूबसूरत फूल खिले हुए थे, ऐसे लग रहे थे जैसे किसी चमकीले ब्रोकेड वाले कपड़े पर बने हों। ये सब मिलकर एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग जैसा दृश्य बना रहा था। रंग बिरंगे पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे और तितलियां भी मंडरा रही थीं। कुछ तितलियां तो बहुत बड़ी थीं और छोटू ने एक ऐसी तितली भी देखी जो एक इंसान के आकार की थी। जब वह हवा में उड़ रही थी तो उसके पंखों से पराग झड़ रहा था, जिससे वह लगभग अवास्तविक लग रही थी। वह तितली एक राक्षसी आत्मा है, एक प्रकार की शैतानी शक्ति है जिसकी बुनियाद गुरु ऊर्जा साधना है। तितली ने छोटू को देखा और अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे उसकी ओर सच्ची ऊर्जा की धारा बही। हालांकि जैसे ही उसे उसकी लाइफ सीजर आभा का एहसास हुआ, उसने ऊर्जा वापस ले ली, मुड़ गई और दूसरी दिशा में उड़ गई। छोटू हल्के से मुस्कुराया। आखिरकार ये पहाड़ डेमी इमोर्टल एकेडमी का हिस्सा थे और यहाँ के शैतान यूं ही लोगों को चोट नहीं पहुंचाते थे। उनमें से ज्यादातर को यहाँ रहने वाले विशेषज्ञों ने पालतू जानवरों की तरह पाला था। आखिरकार उसने स्वयं को ऊर्जा क्रेन के पीछे पीछे अनगिनत फूलों से सजे रास्ते पर चलते हुए पाया। यह देखते हुए कि रास्ते के मोड़ और घुमाव कितने जटिल थे, छोटू को लगा कि यह एक जादू का निर्माण था और अगर वह क्रेन का पीछा नहीं कर रहा होता तो वह इसके जाल में फंस जाता। वे हेवन लॉर्ड पर्वतमाला में एक विशेष पर्वत की चोटी की ओर जा रहे थे, जो पूरी तरह से चमकीले फूलों से ढका हुआ था। देखने से ऐसा लगता था कि ये फूल पूरे साल खिलते रहेंगे, मौसम कैसा भी हो। आखिरकार यह पहाड़ ऊपर से नीचे तक ऊर्जा के गर्म प्रवाह से ढका हुआ था। इस वजह से पहाड़ पूरे साल वसंत की तरह गर्म रहेगा। जहां तक मिट्टी की बात है तो वह लाखों वर्षों से गिरे हुए फूलों की पंखुड़ियों से बनी थी और इस कारण वह सुगंधित होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर थी। छोटू आगे बढ़ते हुए नजारों को देखता रहा और यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि यह कितना शानदार था। जिसने भी इस पर्वत को बनाया था, उसके पास निश्चित रूप से ऊर्जा कला की ऐसी शक्ति थी जो उससे कहीं ज्यादा थी। कहीं यह वही जगह तो नहीं जहां माहिरा साधना कर रही है? क्या यह पर्वत उनके गुरु ने बनाया है? उस ऊर्जा क्रेन पर निश्चित रूप से माहिरा की आभा थी। वह 2 घंटे से ज्यादा समय तक सारस का पीछा करता रहा, जो उसे पहाड़ पर ऊपर की ओर ले जा रहा था, जब तक कि कोहरा इतना घना नहीं हो गया कि कभी कभी 10 कदम से आगे कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता था। छोटू को सच में पता नहीं था कि वह कहाँ है और उसे पता लगाने के लिए हवा में उड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वह जानता था कि उसे क्रेन के पास ही रहना होगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और वे धुंध से निकलकर चमकीली धूप में आ गईं। इस समय छोटू को पता चला कि वह पहाड़ की आधी ऊंचाई पर एक विशाल पत्थर के मंच पर था। यह लगभग एक सार्वजनिक चौक जैसा था, जो लाखों लोगों के लिए काफी बड़ा था। दूर के छोर पर एक हवेली नुमा गुफा थी जो लगभग एक महल जैसी लग रही थी। हालांकि इसे पहाड़ की सतह पर नहीं बनाया गया था, बल्कि सीधे पहाड़ में ही उकेरा गया था। मंच की जमीन चीनी मिट्टी की तरह चमकीली और पारदर्शी थी और उसकी सतह पर अनगिनत जटिल फूलों के डिजाइन बने हुए थे। एक नजर में यह साफ पता चल रहा था कि इसे शक्तिशाली ऊर्जा कलाओं से बनाया गया था। छोटू यह सोचे बिना नहीं रह सका कि पहाड़ को चीर कर ऐसा महल बनाने के लिए किस स्तर की शक्ति की जरूरत पड़ी होगी। वहां काफी लोग मौजूद थे, हालांकि वे डेमी इमोर्टल एकेडमी के योद्धा नहीं थे। सबसे पहली बात जो छोटू ने ध्यान दी वह यह थी कि उनके कपड़ों पर चमकते चांद और धधकते सूरज की कढ़ाई की गई थी। साथ ही एक प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि ये समृद्ध रसीला महाद्वीप के एक और प्राचीन संस्थान सन मून एकेडमी के योद्धा थे। इसके अलावा वे सभी पुरुष थे। साफ तौर पर वे किसी औपचारिक मुलाकात के लिए आए थे। इससे भी ज्यादा खास बात यह थी कि वे सभी इज्जतदार और प्रभावशाली लग रहे थे। उनमें से एक भी कमजोर नहीं था। ये सब ऊंचे दर्जे के योद्धा थे। समृद्ध सुंदर महाद्वीप में 4 मुख्य शिक्षण संस्थान थे: डेमी इमोर्टल एकेडमी, ट्रू ड्रैगन एकेडमी, सन मून एकेडमी एंड सी गॉड एकेडमी। विश्वभानु की बेटी वाणी ट्रू ड्रैगन एकेडमी की योद्धा थी। द्वाररक्ष, जिसे छोटू ने मार डाला था, सी गॉड एकेडमी से था, लेकिन छोटू सन मून एकेडमी के किसी भी व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिला था। कुछ योद्धाओं ने उसे रास्ते पर चलते हुए देखा और उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, वहीं रुको। पट फट उनमें से 2 तेजी से उड़ते हुए छोटू के रास्ते में आ गए। तुम कौन हो? उनमें से एक ने ठंडे स्वर में कहा, ये मैनी फ्लावर्स पीक है। हमारे बड़े भाई यहाँ किसी काम से आए हैं, इसलिए एक कदम भी आगे मत बढ़ना। यहाँ बिना इजाजत आना मना है। छोटू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया।
यह डेमी इमोर्टल एकेडमी का इलाका था और फिर भी सनमून एकेडमी के योद्धा उसे हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों योद्धाओं को देखने के बाद उसने अपनी भौहें चढ़ाईं और कहा, यह डेमी इमोर्टल एकेडमी है और तुम दूसरे एकेडमी से हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा रास्ता रोककर खड़े हो? कितना बेशर्म। दूसरे योद्धा ने गुस्से से कहा, तुम्हारा क्या नाम है बदमाश? मुझे तुरंत बताओ ताकि मैं तुम्हारी शिकायत डेमी इमोर्टल एकेडमी के बुजुर्गों से कर सकूं। वे तुम्हें जरूर सजा देंगे। हमारे बड़े भाई यहाँ पवित्र बेटी मैनीफ्लोवर की शिष्य माहिरा को शादी का प्रस्ताव देने आए हैं। इससे हमारे संस्थानों के बीच बड़े स्तर पर रिश्तों पर असर पड़ सकता है। तुम्हारी जैसी मामूली शख्सियत की हिम्मत कैसे हुई इस वक्त हंगामा करने की? छोटू का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। प्रस्ताव देना शादी के लिए? हालांकि उसे ठीक से नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसके अंदर पहले से ही गुस्सा उबल रहा था। सन मून एकेडमी का कोई गुंडा मेरी माहिरा को प्रस्ताव देना चाहता है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात पर हुई कि उसे लगता है कि वह ऐसा करने के लायक है। उसके शब्द इतने तीखे थे कि सन मून एकेडमी के योद्धाओं को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। क्या तुमने भी क्या कहा? कितनी हिम्मत! एक और योद्धा गुस्से में चिल्लाया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक उसके हाथ में एक आग का गोला प्रकट हुआ जिसमें ऐसी विनाशकारी शक्ति थी जो किसी भी चीज और हर चीज को खत्म कर सकती थी। और जैसे जैसे आग का गोला घूमता गया वह धीरे धीरे कृपाण के आकार में बदलने लगा। हालांकि छोटू को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किस आकार में बदलेगा। अपनी उंगली हिलाते हुए उसने कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार से तलवार की ऊर्जा की एक धारा निकाली जिसका इस्तेमाल वह अब खुलकर कर सकता था। हालांकि यह कोई साधारण कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार नहीं थी। उसने इस तकनीक को 4 सीजन्स स्वॉर्ड प्ले के साथ मिलाया था और अपने खुद के ज्ञान के आधार पर तत्वों को भी जोड़ा था। इसका नतीजा उसकी हेल फायर क्रूसिबल के साथ मिलकर एक ऐसी तलवार की तकनीक थी जिसे शायद ही कोई पहचान पाता। असल में यह छोटू द्वारा खुद बनाई गई एक बेहतरीन कला थी। इस तलवार की तकनीक में कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार की जलती हुई सच्ची ऊर्जा थी। साथ ही 4 मौसमों की तलवारबाजी के साथ वसंत, गर्मी, शरद ऋतु और सर्दियों के कई रूप भी शामिल थे। जीवन अंकुरित हुआ, बिजली गिरी, बर्फ फैली और आसमान बर्फ से भर गया। स्विश! दूसरे योद्धा की ऊर्जा कलाएं तुरंत हार गईं और वह 1000 कदम से भी ज्यादा पीछे की ओर उड़ गया। वहां वह अपनी पीठ के बल गिर गया और उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने इतनी खतरनाक चाल चली। वह कौन सी तलवार की चाल थी? ये इतनी गहरी कैसे हो सकती है? उसने हम पर हमला किया। उसे घेर लो और मार डालो। वह यहाँ का एक ऊंचे दर्जे का योद्धा है। ये खुली चुनौती है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह सन मून एकेडमी की इज्जत का अपमान करे? तुरंत सन मून एकेडमी के कई योद्धा उड़कर छोटू को घेरने लगे। बाकी लोग अपने साथी की मदद करने के लिए उड़े जो अभी अभी हारा था और उसके घावों को भरने के लिए उसमें अपनी सच्ची ऊर्जा डाली। छोटू का सामना कर रहे 7 योद्धा सभी लाइफ सीजर थे जो सन मून एकेडमी के बेहतरीन योद्धाओं में से थे। जब वे उसके चारों तरफ खड़े थे, तलवारें लहरा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वे जानलेवा हमला करने वाले हैं। छोटू वहीं खड़ा रहा और उन्हें ठंडे दिमाग से देखता रहा। ये देखते हुए कि वह डेमी इमोर्टल एकेडमी में था, उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। भले ही एक घातक लड़ाई शुरू हो जाए, लेकिन वह साफ तौर पर सही पक्ष पर था। जब दूसरे योद्धाओं ने उसकी आंखों में हत्या करने का इरादा देखा तो उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे वे किसी जंगली जानवर के सामने हो। तभी महल के अंदर से एक मीठी आवाज आई, अपना हाथ रोको, तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर माहिरा खुद प्रकट हुई। उनसे निकलने वाली शक्ति साफ दिख रही थी। छोटू को एहसास हुआ कि पिछली मुलाकात के बाद से उन्होंने काफी तरक्की कर ली है। उनकी असली ऊर्जा 3 या 4 गुना ज्यादा मजबूत लग रही थी और उनकी जीवन शक्ति पहले से बिल्कुल अलग चीज में बदल गई थी। साफ तौर पर उन्होंने सेकेंडरी लाइफोसिजिंग तक पहुंचने के लिए सेज डेविल पेंटिंग का इस्तेमाल किया था। जब उन्होंने छोटू को देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी और उन्होंने कहा, छोटू, क्या हो रहा है? तुम सन मून एकेडमी के योद्धाओं से क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम 2 महीने पहले लाइफोसिजिंग के स्तर पर पहुंच गए हो और एक खास योद्धा बन गए हो। बदकिस्मती से मैं साधना से बाहर नहीं आ सकी और तुम्हें बधाई देने का कोई तरीका नहीं था। मैं 2 दिन पहले ही ध्यान से बाहर आई हूँ और तुम्हें बताने के लिए उस ऊर्जा क्रेन को भेजा था। माहिरा, इन सन मून एकेडमी के योद्धाओं के साथ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि उनका एक बड़ा भाई आपको शादी का प्रस्ताव देने आया था और फिर उन्होंने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की। ये डेमी इमोर्टल एकेडमी है, न कि सन मून एकेडमी। मेरे जैसे एक बेहतरीन योद्धा के साथ उनका ऐसा बर्ताव हमारे संस्थान का अपमान है। इसके अलावा वे जिस बड़े भाई की बात कर रहे हैं वह कौन है? क्या मैं उनसे मिलूंगी? क्या वह कोई महान शख्सियत हैं या कुछ और? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह डेमी इमोर्टल एकेडमी को इतनी बेशर्मी से नीचा दिखाए? छोटू, माहिरा ने कभी नहीं सोचा था कि छोटू ऐसी बातें कहेगा और सन मून एकेडमी के योद्धाओं को पीछे हटने का कोई मौका नहीं देगा। छोटू को देखते हुए वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी महल से एक आवाज आई, माहिरा, क्या यह वही होनहार भतीजा है जिसके बारे में तुम बता रही थी? अगर वह इसी तरह अकड़ दिखाता रहा तो वह खुद को मुसीबत में डाल लेगा। मुझे यकीन नहीं होता
कि उसने हमारे संस्थान से झगड़ा किया। एक छोटा सा कुलीन योद्धा हमारे दो संस्थानों के बीच झगड़ा पैदा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? खैर, जब वह मिलना चाहता है तो मैं उसे अंदर खींच लेता हूँ। अचानक ऊर्जा का एक प्रवाह फूटा जो एक विशाल हाथ बन गया और छोटू की ओर गिरने लगा। कोई बड़ा आदमी आने वाला था। भारी भरकम हाथ की आवाज के साथ ध्रुव को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। खेल में एक ऐसी ऊर्जा कला थी जो किसी भी लाइफ सीजर के स्तर से कहीं ऊपर थी जिसका उसने कभी सामना किया था। इस आदमी ने साफ तौर पर कई बार मौत को करीब से देखा था और वह अरिष्य अध्ययन अकादमी के बड़े लोगों के बराबर दर्जे कहा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह आदमी इतना घमंडी था। इसके बावजूद ध्रुव ने जरा भी डर नहीं दिखाया। ठंडी हंसी के साथ उसने कहा, अंदर जाकर नमस्ते कहो। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह सम्मान पाने के लायक हो? तुम आखिर किसे बेवकूफ बना रहे हो? अगर तुम मेरी माहिरा को प्रपोज करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे आगे निकलना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कृपया यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहते हुए ध्रुव ने अपना पैर जमीन पर पटका। गड़गड़ाहट। उसके पैर से सच्ची ऊर्जा की अनगिनत धाराएं निकली जो उसके ऊपर एक विशाल लगातार बढ़ते हुए गोले में मिल गईं। कितना बेकार है, आवाज ने कहा, जो पहले से भी ज्यादा तेज थी। अचानक सच्ची ऊर्जा का एक विशाल मंदिर सच्ची ऊर्जा के बड़े हाथ की हथेली में दिखाई दिया। यह 9 मंजिल ऊंचा था और एक ऐसी आभा से चमक रहा था जो किसी भी और सभी राक्षसों को कुचलने में सक्षम लग रहा था। माहिरा ने तुरंत उस तकनीक को पहचान लिया। यह महान सम्राट ऊर्जा कला से गहरा पीला मंदिर है। कागरा, अगर तुमने मेरे भतीजे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे और मेरे बीच बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चिंता मत करो माहिरा, मुझे बस तुम्हारे इस घमंडी भतीजे को थोड़ा सबक सिखाना है। अगर वह इसी तरह अपनी नाक ऊंची करके घूमता रहा तो आखिर में वह मारा जाएगा। हालांकि असली ऊर्जा बिल्कुल नहीं बदली और वास्तव में मंदिर बड़ा और बड़ा होता गया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई महान सम्राट उतर रहा हो और पूरे चौक को हिलाकर रख दिया। माहिरा, यह आदमी वाकई बड़ी बड़ी बातें करता है। मुझे डर है कि मेरे पास इस तथाकथित गहरे पीले मंदिर को नष्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ध्रुव बस वहीं खड़ा था और किसी देवता की तरह देख रहा था, क्योंकि उसकी असली ऊर्जा का क्षेत्र फट गया और तलवार की ऊर्जा की लाखों करोड़ों धाराएं मंदिर की ओर बढ़ गईं। आवाज ने कहा, साफ तौर पर चौंक कर। बुरा नहीं है, तुम्हारी तलवार की कला कमाल की है। बदकिस्मती से ये अभी भी मुझ पर जीत हासिल करने के लिए काफी नहीं है। इस मंदिर को एक महान सम्राट चला रहा है। गड़गड़ाहट। विशाल मंदिर नीचे गिरा और ध्रुव की तलवार की ऊर्जा से टकराकर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। हर पल बीतने के साथ वह मंदिर बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। अब वह कई मीटर ऊंचा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह ध्रुव को पूरी तरह से कुचल देगा। इसके अलावा अब यह देखना मुश्किल था कि इसके अंदर कोई देवता है जो सच्ची ऊर्जा से बना है, जैसे कि दूर के अतीत का कोई महान सम्राट जो दुष्ट राक्षसों के झुंड को कुचलने के लिए मंदिर का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। असीम शाही शक्ति ने उस जगह को एक स्वर्गीय गर्जना की आवाज से भर दिया। कोई भी कह सकता था कि यह पूरी तरह से अजेय हमला था। आखिरकार यह महान सम्राट ऊर्जा कला थी जो शाही दर्जे की थी। गहरा पीला मंदिर उस तकनीक का एक हिस्सा था, ठीक उसी तरह जैसे नरक को चलने वाले गॉड मेहमत की शक्ति का एक हिस्सा था। जब ध्रुव ने मंदिर की ओर देखा तो चौक में एक बहुत बड़ी गूंजती हुई घंटी जैसी आवाज गूंज उठी। यहाँ तक कि हवा भी पूरी तरह से शांत हो गई थी। ध्रुव के पास इस हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अपने भतीजे ध्रुव की चिंता मत करो माहिरा, मैं उसे नहीं मारूंगा। मैं उसे 3 दिन और 3 रातों के लिए गहरे पीले मंदिर में बंद कर दूंगा। एक बार जब वह मान जाएगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ तो मैं उसे औपचारिक माफी मांगने के लिए सन मून एकेडमी में वापस ले जाऊंगा। उसके बाद मैं उसे जाने दूंगा। ठीक है, वापस अंदर आ जाओ ताकि हम शादी के प्रस्ताव पर बात करना जारी रख सकें। जब वह बोल रहा था तो मंदिर पूरी तरह से ध्रुव पर आ गिरा। हालांकि तभी कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अप्रत्याशित था। सच्ची ऊर्जा के पीले मंदिर के अंदर से ध्रुव की आवाज आई, तुम कागरा हो, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे 3 दिन और 3 रातों के लिए कैद कर लोगे? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? नष्ट हो जाओ। काबूम। गहरे पीले मंदिर की सतह पर दरारें फैल गईं और फिर ध्रुव अंदर से फूट पड़ा, इतनी शक्ति के साथ कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। उसने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जो अराजक ऊर्जा निकली वह बवंडर की तरह फैली और सन मून एकेडमी के कुछ लापरवाह योद्धाओं पर टूट पड़ी, जिससे उनके शरीर की चमड़ी छिल गई और वे दर्द से चिल्लाने लगे। वे शक्तिशाली लाइफ सीजर थे, लेकिन ध्रुव और कागरा के बीच की लड़ाई हैरान करने वाली थी। इसके अलावा जब उन्होंने मान लिया था कि सब खत्म हो गया है तो एक बहुत बड़ी शॉकवेव उठी जिसने उनकी सुरक्षात्मक असली ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या? एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, तुमने मेरा मंदिर नष्ट कर दिया। उसी समय महल से रोशनी की एक पीली धुंध निकली। आखिरकार कागरा खुद सामने आ रहा था। उसने चांद जैसे पीले कपड़े पहने थे जिन पर 5 पंजे वाले ड्रैगन की कढ़ाई थी, जिससे वह किसी शाही राजकुमार जैसा लग रहा था। न केवल वह असाधारण शक्ति से भरा था, बल्कि वह सच में स्वर्ग से आए एक महान सम्राट जैसा दिखता था। कागरा को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए माहिरा ने खुशी से ध्रुव को देखा और कहा, ध्रुव, तुम इतने मजबूत कब हो गए? वह जानती थी कि कागरा सन मून एकेडमी में बहुत शक्तिशाली माना जाता था।
वह पहले से ही तृतीयक जीवन ग्रहण करने में सक्षम था और अपनी महान सम्राट ऊर्जा कला के साथ वह अपने जैसे स्तर के दूसरे जीवन ग्रहण करने वालों को आसानी से मार सकता था। यह देखते हुए कि ध्रुव ने अभी अभी गहरे पीले मंदिर को पूरी तरह से हरा दिया था, क्या यह इस बात का संकेत नहीं देता कि वह तृतीयक जीवन ग्रहण करने वाले के बराबर दर्जे का था? हे भगवान, ध्रुव को कौन सा सौभाग्य मिला। बेशक माहिरा जानती थी कि ऊर्जा का माहिर होने के बावजूद ध्रुव लाइफ सीजर से मुकाबला कर सकता था, लेकिन यह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। आखिरकार प्राथमिक और द्वितीयक लाइफ सीजर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, तृतीयक तो बहुत दूर की बात है। बुरा नहीं है, कागरा ने ध्रुव की ओर देखते हुए कहा। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं कभी भी किसी ऐसे प्राथमिक जीवन रक्षक से नहीं मिला जो मेरी महान सम्राट ऊर्जा कला को हरा सके। वैसे मैं तुम्हारी दिखावटी हरकतों से थक गया हूँ। मैंने अभी अपनी असली ऊर्जा का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल किया है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने 100% कोशिश की होती तो क्या फर्क पड़ता? ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम में वह सब कुछ है जो चाहिए तो हम असली मुकाबला क्यों नहीं करते? कोई जल्दबाजी मत करो ध्रुव, माहिरा ने कहा। हम मुकाबला कर सकते हैं, कागरा ने कहा। उसके चेहरे पर हत्या का इरादा झलक रहा था। बशर्ते बाद में तुम्हें पछतावा ना हो। हालांकि आज नहीं, जब हमारे दो संस्थानों के बीच संघर्ष का समय आएगा तो बेहतर होगा कि तुम लड़ाई से पीछे ना हटो। चलो सब लोग, चलो। ऐसा कहकर उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और सन मून एकेडमी के दूसरे योद्धाओं के साथ चला गया। ऐसा कहकर उसने अपनी आस्तीनें ऊपर की और सन मून एकेडमी के दूसरे योद्धाओं के साथ चला गया। ध्रुव से निपटने में पूरी तरह से नाकाम रहने के कारण उसने इतनी इज्जत खो दी थी कि उसके पास जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इसके अलावा डेमी इमोर्टल एकेडमी के इलाके में रहते हुए ध्रुव को मारने का कोई तरीका नहीं था। कागरा और दूसरे योद्धाओं के चले जाने के बाद माहिरा ने राहत की सांस ली। यह सब क्या था चाची माहिरा? ध्रुव ने पूछा। उसने कंधे उचकाए। मैं एक बार कागरा से तब मिली थी जब मैं राक्षसों का शिकार करने निकली थी। उस समय हम कुछ देर के लिए साथ रहे थे और उसके बाद से उसने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया। हाल ही में वह मेरे गुरु से शादी के लिए मेरा हाथ मांगने आया था। शुक्र है मैं उस समय साधना में थी और मुझे उससे मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन वह तब से मेरे पीछे पड़ा है। शुक्र है तुम आ गए और मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगली बार जब मैं ऐसे किसी आदमी से टकराऊंगा तो मैं उसे मार डालूंगा, ध्रुव ने गुस्से से कहा। वैसे क्या तुमने सेज डेविल पेंटिंग पूरी कर ली? क्या तुम सेकेंडरी लाइफ सीजिंग तक पहुंच गई? मैंने कर ली। संतों और शैतानों का ज्ञान हासिल करने के बाद दरअसल मैं अभी तृतीयक के बिल्कुल करीब हूँ। एक बार जब मैं तृतीयक जीवन मृत्यु तक पहुंच जाऊंगी तो एकेडमी के नियमों के मुताबिक मैं कॉन्क्लेव योद्धा बनने के लिए आवेदन कर सकती हूँ। दरअसल वह कागरा हाल ही में तृतीयक जीवन मृत्यु तक पहुंचा है। यही वजह है कि वह शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। ध्रुव, तुम सच में बहुत जबरदस्त हो। तुम उस जैसे किसी को हराने के लिए इतनी ताकतवर कैसे हो सकती हो? अगर मैं पूरी ताकत से लड़ूं तो मैं निश्चित रूप से एक तृतीयक लाइफ सीजर को हरा सकता हूं, लेकिन कृपया इसे गुप्त रखना चाची माहिरा। अगर यह बात बाहर आ गई तो अच्छा नहीं होगा। बेशक आखिरकार जब तुम काफी मजबूत हो जाओगे तो तुम अपनी ऊर्जा कलाओं का इस्तेमाल खुलकर कर सकोगे। वैसे तुम्हें सच में एक ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए जिस पर तुम भरोसा कर सको। इससे तुम्हारी स्थिति और भी मजबूत होगी। मेरी गुरु है पवित्र बेटी मैनी फ्लावर, जो एकेडमी में एक बड़ी बुजुर्ग है। वह बहुत जल्द अपनी साधना से बाहर आने वाली है। एक बार जब वह आ जाएंगी तो मैं उनसे तुम्हारे लिए कुछ संभावित गुरुओं से मिलवाने के लिए कहूंगी। तुम्हारी अद्भुत ऊर्जा कलाओं और साधना के स्तर को देखते हुए मुझे लगता है कि अनगिनत बुजुर्ग तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। ओह, एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को गुरु के रूप में पाने का विचार काफी दिलचस्प था और यह निश्चित रूप से भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा। इस समय माहिरा उसे मैनी फ्लावर्स पैलेस में ले गई, जिसकी वह फिलहाल एकमात्र निवासी थी। पूरे पहाड़ पर उसके और अलग अलग राक्षसी जीवों के अलावा कोई नहीं था। एक बड़ी बुजुर्ग होने के नाते पवित्र बेटी मैनी फ्लावर का दर्जा वॉर सोल्जर और उसके साथियों के समान था। सालों पहले ध्रुव इस बात से बहुत गुस्सा था कि किसी ने उसकी चाची माहिरा को उससे दूर कर दिया था। बाद में उसका गुस्सा शांत हो गया था और वह यह जानने के लिए उत्सुक होने लगा था कि वह व्यक्ति कैसा है। असल में वह शांति को महत्व देती थी। यही वजह थी कि वह अपना समय एक सुनसान पहाड़ पर बिताती थी। सच तो यह है कि अगर वह साधना में नहीं होती तो वह खुद कागरा और दूसरे योद्धाओं को भगा देती। और कागरा इतनी जल्दी इसलिए भाग गया क्योंकि उसे डर था कि अगर वह प्रकट हो गईं तो क्या होगा। मैनी फ्लावर्स चोटी के ऊपर तलवार की ऊर्जा की दो धाराएं आगे पीछे चल रही थीं। एक ड्रैगन की तरह था जो वसंत, ग्रीष्म, शरद और सर्दियों के रहस्यमय परिवर्तनों से घिरा हुआ था। 4 मौसम। कभी कभी तलवार की ऊर्जा बारिश की तरह गिरती थी, कभी कभी यह बर्फ के टुकड़ों की तरह बन जाती थी और कभी कभी यह बिजली और गड़गड़ाहट की तरह चमकती थी। ऊर्जा की दूसरी धारा अनगिनत फूलों के खिलने जैसी थी। इसमें पेयोनी, हिबिस्कस, गुलाब, लिली, ऑर्किड
और भी बहुत कुछ था। असंख्य फूलों की पंखुड़ियों का भंवर एक गहरी खतरनाक सच्ची ऊर्जा से भरा हुआ था। तलवार ऊर्जा की पहली धारा छोटू की थी और दूसरी उसकी चाची माहिरा की थी। वह संयुक्त रूप से कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार और फोर सीजन्स स्वॉर्ड प्ले का प्रयोग कर रहा था। दोनों ही शाही श्रेणी की ऊर्जा कलाएं थीं जिन्हें उसके हेलफायर क्रूसिबल द्वारा परिष्कृत और रूपांतरित किया गया था। बेशक शीर्ष विशेषज्ञ अभी भी इसके विभिन्न तत्वों की पहचान करने में सक्षम होंगे, लेकिन अभी उसे इस बात की चिंता नहीं थी। आखिरकार अपने मौजूदा स्तर को देखते हुए अगर वह चाहे तो संस्थान से फोर सीजन्स स्वॉर्ड प्ले खरीद सकता है। बेशक उन्होंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन यह देखते हुए कि यह आसानी से उपलब्ध था और वह एक उत्कृष्ट योद्धा थे, किसी को भी उनके द्वारा इसका प्रयोग करने पर संदेह नहीं हुआ। इसके अलावा संस्थान ने उच्च श्रेणी के योद्धाओं को निजी रहस्य रखने की अनुमति दी। धमाका! तलवार की ऊर्जा की धाराएं आपस में टकराईं, फिर अलग हो गईं। चौंक कर माहिरा ने कहा, छोटू, आपकी ऊर्जा कलाएं वाकई अविश्वसनीय हैं। आप सिर्फ प्राइमरी लाइफ असीजिंग में हैं, लेकिन आप सेकेंडरी लाइफ असीजर्स पर हावी हो सकते हैं और यहाँ तक कि तृतीयक के खिलाफ भी अपनी पकड़ बनाए रख सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है आंटी माहिरा। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अभी वे दोनों मैनी फ्लावर्स पीक पर अकेले थे और उन्हें किसी की नजरों से डरने की जरूरत नहीं थी। आपकी प्रतिभा को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ दिग्गज भी आपको अपना प्रशिक्षु बनाने में रुचि ले सकते हैं। एक बार जब मेरे गुरु ध्यान से बाहर आ जाएंगे तो मैं उनसे इस संबंध में मदद मांगूंगा। ओह ठीक है। मैंने सुना है कि सौर्य कबीला ने याना हेवन पर कब्जा कर लिया है। वहाँ हालात कैसे चल रहे हैं? पिताजी ने पहले ही एक राष्ट्र की स्थापना कर ली है जिसके वे स्वयं राजा हैं। अभी वे यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्र का क्या नाम रखा जाए। ओह आंटी माहिरा, ये देखते हुए कि आप कितने समय से डेमी इमोर्टल एकेडमी में हैं, क्या आप हैंगिंग माउंटेन के बारे में कुछ जानती हैं? माहिरा के चेहरे पर चमक थी। हैंगिंग माउंटेन, तुम क्या जानना चाहते हो? ये एक वर्जित स्थान है। इस जगह के बारे में ज्यादा जानने की उम्मीद में छोटू ने खगोल विज्ञान और भूगोल की कई कक्षाएं ली थीं। दुर्भाग्य से उसने इसके बारे में एक भी जिक्र नहीं सुना था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में किससे पूछा जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने बहुत गंभीर भाव से माहिरा की ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरी माँ के बारे में पता है ना? तुम्हारी माँ। उसने एक पल सोचा। जब हम बचपन में खेला करते थे, मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें एक बार भी देखा हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद ही वे चली गईं। मैं उस समय इतनी छोटी थी कि ऐसे मामलों की जानकारी नहीं रख सकती थी। फिर मैं यहाँ डेमी इमोर्टल एकेडमी आ गई और पारिवारिक मामलों से मेरा ज्यादा लेना देना नहीं था। क्यों? मुझे मत बताओ कि तुम्हारी माँ का हैंगिंग माउंटेन से कुछ लेना देना है। हाँ, वह क्या करती है? पिताजी ने मुझे बताया कि उसकी पृष्ठभूमि बहुत प्रभावशाली है। जाहिर है वह वहाँ एक पवित्र बेटी है। क्या हैंगिंग माउंटेन की एक पवित्र बेटी? ये कैसे संभव है? तुम्हें पता है कि हैंगिंग माउंटेन किस तरह की जगह है ना? ये दानवों के लिए एक पवित्र भूमि है, एक ऐसी जगह जहाँ कई महान ऋषि हैं। और क्या तुम्हें पता है कि उनकी पवित्र बेटियां कौन है? वे दानवों में सबसे अच्छी हैं। उस जगह की तुलना में सौर्य कबीला चींटियों के झुंड से भी कम महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारी माँ वहाँ एक पवित्र बेटी है तो वह तुम्हारे पिता के साथ रिश्ते में क्यों होगी? ये स्वर्ग से किसी के धरती से किसी के साथ मिलने जैसा होगा। असमानता बस बहुत बड़ी है। मुझे पता है, छोटू ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। इसलिए मैं और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, भले ही मुझे सच्चाई का पता लगाने के लिए हैंगिंग माउंटेन पर ही जाना पड़े। मैं जाऊंगा। जाहिर है मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा था कि जब वे पूरे महाद्वीप के शासक बन जाएंगे तो वे फिर से मिल जाएंगे। पूरे समृद्ध सुंदर महाद्वीप का शासक। हाँ ठीक है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कितनी शक्तिशाली शक्तियां हैं? यहाँ 4 संस्थान हैं। आर्षी पूर्वज राजवंश, कई अन्य शक्तिशाली संप्रदाय और संगठन, सीफॉक, सभी प्रकार के राक्षस शैतान, और वे सभी प्रभुत्व प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। वास्तव में महाद्वीप का कोई सच्चा शासक भी नहीं है। अरहस्याची पूर्वज राजवंश सम्राट की स्थिति का दावा करता है, लेकिन यह वास्तव में केवल नाम के लिए है। चारों संस्थानों में से किसी को भी वास्तव में किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हैंगिंग माउंटेन के बारे में क्या? छोटू ने कहा। जहां तक उसका सवाल था वह सबसे महत्वपूर्ण विषय था। ये किस तरह की जगह है? हैंगिंग माउंटेन पारलौकिक है। ये हमारे महाद्वीप पर कहीं भी स्थित नहीं है। ये स्पेस टाइम के दूसरे हिस्से में मौजूद है। उनके लिए रिचलश महाद्वीप का महत्व बहुत कम है। ऐसा कहा जाता है कि रिचलश महाद्वीप में 72 गुफाओं के राक्षस राजा हैं जो हैंगिंग माउंटेन के अधीनस्थ हैं। प्रत्येक राक्षस राजा पहले से ही एक लीजेंडरी है और यह हैंगिंग माउंटेन की कमान में मौजूद ताकतों का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। उनकी मौजूदगी दूसरे महाद्वीपों में भी है। खैर, चूंकि आप हैंगिंग माउंटेन के बारे में पहले से ही जानते हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में जो कुछ भी जानता हूँ वह सब बता दूंगा। आप देखिए, सबसे प्राचीन समय में हमारा रिचलश महाद्वीप बिल्कुल भी महाद्वीप नहीं था। इसे रिच प्रीफेक्चर कहा जाता था और यह विशाल योर वाइल्ड्स महाद्वीप का केवल एक हिस्सा था। ये सब भगवान शैतान सर्वनाश तक फैला हुआ है, जिसने निकट और दूर की भूमि को नष्ट कर दिया। विनाश के दौरान रिचलश महाद्वीप महाद्वीप से अलग हो गया।
योर वाइल्ड्स महाद्वीप अपना खुद का एक नया महाद्वीप बना रहा है। बेशक यह अकेला महाद्वीप नहीं था, यह आदिम काल के उस महान युद्ध के दौरान भी था जब अंतरिक्ष समय अराजकता में था कि हैंगिंग माउंटेन ने एक नई दुनिया बनाई। तो क्या इससे आपको अंदाजा होता है कि यह कितना अविश्वसनीय है? तो ऐसा ही है, छोटू ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा कि उसकी माँ कहीं दूर, बहुत दूर, कहीं बाहर होगी। ये सब एक परिकथा की तरह लग रहा था जिसमें उसकी माँ, जो अमर है, किसी तरह एक नश्वर उसके पिता के साथ जुड़ गई। अब पहले से कहीं ज्यादा वह उसके साथ फिर से जुड़ने के लिए तरस रहा था। जहां तक उनका सवाल था, हैंगिंग माउंटेन वस्तुतः स्वर्ग था। अभी वह केवल जीवन ग्रहण स्तर पर था, लेकिन जैसे जैसे वह साधना का अभ्यास करता गया उसकी आयु में और भी वृद्धि होती गई। इसलिए वह जल्दी में नहीं था। बातचीत के दौरान कुछ देर के लिए शांति रही। अचानक पहाड़ की बादलों से घिरी छोटी से घंटी बजने की आवाज आई। फिर सच्ची ऊर्जा की एक लहर पहाड़ को ढकने के लिए निकली, जिससे अनगिनत दानव प्रसन्नता से ऊपर देखने लगे। विशाल तितलियां हवा में उड़ गईं, मानो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन का स्वागत कर रही हो। माहिरा ने कहा, मास्टर एकांतवास से बाहर आ गए हैं। छोटू को अपने साथ घसीटते हुए वह घुटनों के बल झुक गई। छोटू ने जो कुछ हो रहा था उसका निरीक्षण करने के लिए गुप्त रूप से सच्ची ऊर्जा की एक धारा भेजी और ऊपर बादलों में एक महिला का विशाल ऊर्जा प्रक्षेपण देखा। वह दर्जनों मीटर लंबी थी, लगभग स्वर्ग से आई हुई देवी की तरह। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद वह प्रक्षेपण बिना किसी निशान के गायब हो गया। तभी एक ऊर्जा क्षेत्र महल की ओर बढ़ा, जहां एक युवती दिखाई दी जो कई फूलों वाले परिधान में सजी हुई थी। वह वास्तव में बहुत छोटी थी। प्रतीत होता है कि वह केवल 15 या 16 साल की थी, 16 वर्ष की थी। हालांकि उसके पास विस्मयकारी गरिमा थी, जो उसके चारों ओर मौजूद शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र के साथ मिलकर छोटू की वास्तविक ऊर्जा को तुरंत बिखेरने के लिए पर्याप्त थी। बहुत ताकतवर, उसने सोचा। मैं निश्चित रूप से उसके मुकाबले में नहीं हूं। भले ही मैं एक बार में अपनी सारी सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल कर लूं, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। वह किस स्तर की है? नॉन रिलाइफ सीजिंग। इस बिंदु पर माहिरा ने झुककर फुसफुसाते हुए कहा, मेरी गुरु एक नॉन रिलाइफ सीजर है और उन्हें 20 साल पहले लीजेंडरी स्तर की ओर अपना रास्ता समझ में आया। संस्थान के सभी महान बुजुर्गों में से उनके लीजेंडरी बनने की सबसे अधिक संभावना है। और मानो या ना मानो, वह बहुत बूढ़ी नहीं है। वह 40 की उम्र में प्रसिद्ध है, संस्थान के अन्य बूढ़े लोगों की तरह नहीं, जो सैकड़ों साल पुराने हैं। छोटू को देखते हुए पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स ने भौहें सिकोड़ी और कहा, माहिरा, यहाँ मैनी फ्लावर्स पीक पर एक आदमी क्यों है? छोटू पर अचानक सच्ची ऊर्जा की एक धारा बह गई, जिससे उसे लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नग्न था, किसी भी रहस्य को छिपाने में पूरी तरह से असमर्थ। शुक्र है उसने पहले ही अपनी शैतान ईश्वर मोहर पर महारत हासिल कर ली थी, जिससे पवित्र बेटी मैनी फ्लावर के लिए उसके असली अद्भुत गुणों को समझना असंभव हो गया। अपने पैरों पर खड़ी होकर माहिरा मुस्कुराई और बोली, गुरु, यह सौर्य कबीला से मेरा भतीजा है। वह एक असली प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह केवल 19 वर्ष की आयु में ही लाइफ सीजिंग स्तर पर पहुंच गया। वह पहले से ही यहाँ डेमी इमोर्टल एकेडमी में एक बेहतरीन योद्धा है और मुझे उम्मीद थी कि आप उसे एक अच्छे गुरु से मिलवा सकते हैं। स्पष्ट था, माहिरा का अपने स्वामी के साथ बहुत मधुर एवं घनिष्ठ संबंध था। ओह, सिर्फ 19 साल की उम्र में लाइफ सीजर! हैरान होकर उसने छोटू को ऊपर से नीचे तक देखा। वो बहुत से बेहतरीन योद्धा सिर्फ 19 साल के नहीं होते। तुम्हें पता है, अमीर सुंदर महाद्वीप में एक अलिखित नियम है कि जो कोई 20 साल से पहले लाइफ सीजर बन जाता है वह जीनियस होता है। लगता है हमारे यहाँ कोई जीनियस है। इसी तरह अपने पैरों पर खड़े होकर छोटू ने सम्मानपूर्वक कहा, कृपया, आप बहुत उदार हो रहे हैं बड़े बुजुर्ग। मैं इस तरह की प्रशंसा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यद्यपि वह एक उत्कृष्ट योद्धा था, फिर भी उसे पवित्र पुत्री मैनी फ्लावर्स को जिस प्रकार संबोधित करना चाहिए था उसमें अभी भी प्रोटोकॉल थे। मास्टर, सन मून इंस्टीट्यूट से वह कागरा फिर से आया। वह अभी अभी तृतीयक जीवन यापन के लिए आया था और मुझसे शादी का प्रस्ताव रखना चाहता था। शुक्र है कि छोटू ने उसे भगा दिया। क्या आप इस बारे में सन मून इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं? मैं वास्तव में चाहती हूँ कि वह मुझे परेशान करना बंद कर दे। कितना निर्लज्ज! पवित्र पुत्री मैनी फ्लावर ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह कागरा ना समझो में भी महामूर्ख है। मेरा कोई भी प्रशिक्षु विवाह नहीं करने जा रहा है। मुझे ऊर्जा कलाओं के प्रति समर्पण की आवश्यकता है, प्रेम के कारण विचलित होने की नहीं। रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारा भतीजा एक तृतीयक जीवन रक्षक को भगा ले गया? यह कैसे संभव है? छोटू की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम्हारा नाम छोटू है ना? एक उत्कृष्ट योद्धा के रूप में तुम पहले से ही मेरे जैसे एक बुजुर्ग के ध्यान के योग्य हो, लेकिन तुमने तृतीयक जीवन रक्षक कागरा को कैसे हराया जब तुम स्वयं केवल प्राथमिक जीवन रक्षक स्तर पर हो? मैनी फ्लावर्स चोटी के ऊपर तलवार की शक्ति की दो धाराएं आपस में चल रही थी।
एक ड्रैगन की तरह थी जो वसंत, गर्मी, शरद और सर्दी के रहस्यमय बदलावों से घिरी हुई थी। 4 मौसम। कभी कभी तलवार की शक्ति बारिश की तरह गिरती थी, कभी कभी यह बर्फ के टुकड़ों की तरह बन जाती थी और कभी कभी यह बिजली और बादलों की गरज की तरह चमकती थी। शक्ति की दूसरी धारा अनगिनत फूलों के खिलने जैसी थी। इसमें चमेली, गुड़हल, गुलाब, लिली, ऑर्किड और भी बहुत कुछ था। अनगिनत फूलों की पंखुड़ियों का घेरा एक गहरी खतरनाक असली शक्ति से भरा हुआ था। तलवार की शक्ति की पहली धारा छोटू की थी और दूसरी उसकी चाची माहिरा की थी। वह एक साथ ब्रह्मांडीय सूरज वाला तलवार और 4 मौसम तलवारबाजी का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों ही शाही दर्जे की शक्तिशाली कलाएं थीं जिन्हें उसकी नरक की भट्टी ने शुद्ध और बदला था। बेशक बड़े जानकार लोग अभी भी इसके अलग अलग हिस्सों को पहचान सकते थे, लेकिन अभी उसे इसकी चिंता नहीं थी। आखिरकार अपने मौजूदा स्तर को देखते हुए अगर वह चाहता तो एकेडमी से 4 मौसम तलवारबाजी खरीद सकता था। बेशक उसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन यह देखते हुए कि यह आसानी से मिल जाती थी और वह एक बहुत अच्छा छात्र था, किसी को भी उसके इसे इस्तेमाल करने पर शक नहीं हुआ। इसके अलावा एकेडमी बड़े दर्जे के छात्रों को अपने निजी रहस्य रखने की अनुमति देती थी। धमाका! तलवार की शक्ति की धाराएं आपस में टकराईं, फिर अलग हो गईं। हैरान होकर माहिरा ने कहा, छोटू, तुम्हारी शक्तिशाली कलाएं सच में लाजवाब हैं। तुम अभी सिर्फ पहले स्तर पर हो, लेकिन तुम दूसरे स्तर वालों पर भारी पड़ सकते हो और तीसरे स्तर वालों के खिलाफ भी टिक सकते हो। छोटू ने कहा, ये कुछ भी नहीं है आंटी माहिरा। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। अभी वे दोनों मिनी फ्लावर्स छोटी पर अकेले थे और उन्हें किसी के देखने का डर नहीं था। तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ बड़े ज्ञानी भी तुम्हें अपना शिष्य बनाने में दिलचस्पी ले सकते हैं। एक बार जब मेरे गुरु ध्यान से बाहर आ जाएंगे तो मैं उनसे इस बारे में मदद मांगूंगी। ओह अच्छा, मैंने सुना है कि सौर्य कबीला ने यान हेवन पर कब्जा कर लिया है। वहाँ क्या हालचाल है? छोटू ने कहा, पिताजी ने पहले ही एक राज्य बना लिया है जिसके वे खुद राजा हैं। अभी वे यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य का नाम क्या रखा जाए। ओह आंटी माहिरा, ये देखते हुए कि आप इतने लंबे समय से डेमी इमॉर्टल इंस्टीट्यूट में हैं, क्या आप हैंगिंग माउंटेन के बारे में कुछ जानती हैं? माहिरा के चेहरे पर चमक आ गई। हैंगिंग माउंटेन? तुम क्या जानना चाहते हो? वह एक मना की हुई जगह है। इस जगह के बारे में ज्यादा जानने की उम्मीद में छोटू ने खगोल विज्ञान और भूगोल की कई कक्षाएं ली थीं। बदकिस्मती से उसने इसके बारे में एक भी जिक्र नहीं सुना था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में किससे पूछा जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने बहुत गंभीर चेहरे के साथ माहिरा की ओर देखा और कहा, तुम मेरी माँ के बारे में जानती हो, है ना? तुम्हारी माँ? माहिरा ने कुछ पल सोचा। जब हम बच्चे थे और खेलते थे, मुझे याद नहीं कि मैंने उसे कभी देखा हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद ही वह चली गई थी। मैं उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे इन बातों की जानकारी नहीं थी। फिर मैं यहाँ डेमी इमोर्टल एकेडमी आ गई और परिवार के मामलों से मेरा ज्यादा जुड़ाव नहीं रहा। क्यों? मुझे ये मत कहना कि तुम्हारी माँ का हैंगिंग माउंटेन से कोई संबंध है। हाँ है। पिताजी ने मुझे बताया कि उनका परिवार बहुत प्रभावशाली है। सुना है वो वहाँ की एक पवित्र बेटी है। क्या? हैंगिंग माउंटेन की एक पवित्र बेटी? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें पता है कि हैंगिंग माउंटेन कैसी जगह है ना? ये राक्षसों की एक पवित्र भूमि है, एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे महान ज्ञानी हैं। और क्या तुम जानते हो कि उनकी पवित्र बेटियां कौन हैं? वे राक्षसों में सबसे श्रेष्ठ हैं। उस जगह के मुकाबले सौर्य कबीला चींटियों के झुंड से भी कम है। अगर तुम्हारी माँ वहाँ एक पवित्र बेटी है तो वह तुम्हारे पिता के साथ रिश्ते में क्यों होंगी? ये तो स्वर्ग से किसी का धरती पर किसी के साथ मिलने जैसा होगा। ये फर्क बहुत बड़ा है, मुझे पता है, छोटू ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। इसलिए मैं और ज्यादा जानकारी पाना चाहता हूँ, भले ही मुझे पूरे विशाल और सुंदर महाद्वीप के राजा। हाँ ठीक है, क्या तुम जानते हो कि यहाँ कितनी ताकतवर शक्तियां हैं? यहाँ 4 एकेडमी है, ब्लैक डिफाइड सम्राट राजवंश है, कई और ताकतवर समुदाय और संगठन हैं, समुद्री लोग हैं, हर तरह के राक्षस और शैतान हैं और वे सभी राज करना चाहते हैं। सच तो ये है कि इस महाद्वीप का कोई असली राजा भी नहीं है। ब्लैक डिफाइड सम्राट राजवंश सम्राट का पद तो रखता है, लेकिन यह सिर्फ नाम के लिए है। 4 एकेडमी में से किसी को भी सच में किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हैंगिंग माउंटेन के बारे में क्या? छोटू ने पूछा। उसके लिए तो यह सबसे जरूरी बात थी। वह कैसी जगह है? हैंगिंग माउंटेन वह सबसे अलग है। वह हमारे महाद्वीप पर कहीं भी नहीं है। वह समय और स्थान के एक दूसरे हिस्से में मौजूद है। उनके लिए विशाल और सुंदर महाद्वीप का कोई खास मतलब नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस विशाल और सुंदर महाद्वीप में 72 गुफाओं के राक्षस राजा हैं जो हैंगिंग माउंटेन के अधीन हैं। हर राक्षस राजा पहले से ही एक महान योद्धा है और यह हैंगिंग माउंटेन के नियंत्रण में मौजूद ताकतों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उनकी मौजूदगी दूसरे महाद्वीपों में भी है। खैर, क्योंकि तुम हैंगिंग माउंटेन के बारे में पहले से ही जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में जो कुछ भी जानती हूँ सब बता दूंगी। देखो, बहुत पुराने समय में हमारा यह विशाल और सुंदर महाद्वीप
असल में महाद्वीप नहीं था, इसे विशाल प्रदेश कहा जाता था और यह विशाल योर वाइल्ड्स महाद्वीप का सिर्फ एक हिस्सा था। ये सब भगवान शैतान के विनाश तक फैला हुआ था, जिसने आसपास की जमीनों को नष्ट कर दिया था। उस विनाश के दौरान विशाल और सुंदर महाद्वीप उस बड़े महाद्वीप से अलग हो गया। योर वाइल्ड्स महाद्वीप ने अपना एक नया महाद्वीप बना लिया। बेशक वह अकेला महाद्वीप नहीं था, यह आदिम काल के उस बड़े युद्ध के दौरान भी था। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मोड पसंद आया, और चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर रात इसी समय मिलता रहूँगा एक नई रहस्यमयी थ्रिल से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानी वही होती है जो आपको अंदर तक छू जाए। मैं मिलूँगा आपको अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा, और बने रहिए टिलिस्मी स्टोरीज़ के साथ।